चलो, अभी हम साइंस पार्ट वन का हमारा कौन सा चैप्टर देखेंगे? थर्ड चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक चीज के बारे में समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज। चेंज क्या होता है? चेंज का मतलब होता है बदलाव। ठीक है? जैसे गर्ल्स का होता है ना, हर बार मेरी सहेली बदल गई है, मुझसे बात नहीं कर रही। अपन बॉयज में ऐसा कुछ नहीं रहता। तो चेंज देखो क्या है। चेंज का मतलब ये है कि किसी चीज के अंदर या किसी कंपाउंड या मैटर के अंदर कुछ तो बदल रहा है। ठीक है? अब बदलाव जो ये है, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग काउंट करेंगे? तो दो चीजें होती हैं। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। अगर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल कंपोजिशन में कुछ चेंज हो रहा है, या तो उसके फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंज हो रहा है, तो जब ऐसा कुछ होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल कि आइस हो गया, आइस। ठीक है? आइस है हमारे पास लिक्विड में। लिक्विड में है क्या? सॉलिड में है। किसमें है? सॉलिड में। अब कुछ देर के लिए अगर मैं इसको रख दूं तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। बट हुआ क्या? इसका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है? तो इस चीज को क्या बोला जाता है? चेंज। चेंज समझ में आया क्या होता है? अब चेंज होता है दो तरीके का। एक होता है फिजिकल चेंज, और दूसरा होता है केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज का मतलब क्या? फिजिकल चीजों में चेंज आना। केमिकल का मतलब क्या? केमिकल बदल जाना। जैसे कि अब अगर मैं आइस वाला एग्जांपल लूंगा तो ये किस में काउंट होगा? फिजिकल चेंज में। केमिकल में, जैसे कुकिंग। भाई मैंने दाल चावल बनाए, बन गए। केमिकल्स में चेंज आ गया थोड़ा सा। ठीक है? तो जो केमिकल में चेंज आ गया है, उसको हम लोग वापस रिवर्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये किस में काउंट होगा? केमिकल में। कर्ड का बनना, दही का बनना, ये भी किस में काउंट होगा? केमिकल में। फ्रूट्स का पकना किस में काउंट होगा? केमिकल में। मान लो पेपर में आया कि न्यूज़पेपर को फाड़ दिया। अब न्यूज़पेपर की जो टीयरिंग है उसमें कोई भी केमिकल बदला क्या? क्या बदल गया? सिर्फ उसका फिजिकल अपीयरेंस बदल गया, इसीलिए वो किसमें जाएगा? फिजिकल चेंज में। कोई ऑब्जेक्ट टूट गया, केमिकल बदले क्या? नहीं, इसीलिए वो किस में जाएगा? फिजिकल चेंज में जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है? तो चेंज क्लियर हो गया। ठीक है? तो केमिकल चेंज में क्या चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा, हम केमिकल्स की बात करेंगे। फिजिकल चेंज में क्या चेंज होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका अपीयरेंस अगर वो बदलेगा तो किस में काउंट करेंगे हम लोग? फिजिकल चेंज में। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर पे। चैप्टर है मेरा केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्शन देखो, रिएक्शन। रिएक्शन क्या? रिएक्ट होना। रिएक्ट। ठीक है? और ये क्या है? आयन। मतलब आयन्स आपस में क्या हो रहे हैं? रिएक्ट हो रहे हैं। समझे? इसीलिए क्या नाम पड़ा इसका? रिएक्शन। आयन्स आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, आपस में मिक्स हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। मतलब मर्ज हो रहे हैं या तो अलग हो रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है? और आगे क्या आ गया? केमिकल। अब ये रिएक्शन, आयंस का रिएक्शन किस में होगा? केमिकल के अंदर होगा। ठीक है? तो रिएक्शन से दो चीजें होंगी। एक तो मेकिंग, और दूसरा ब्रेकिंग। समझे? तो जब किसी भी चीज की मेकिंग हो रही हो या तो उसकी ब्रेकिंग हो रही हो, ये सब किसमें काउंट होता है? केमिकल रिएक्शन। इतना समझ में आया सबको? अब देखो, अब बुक में दिया है कि इक्वेशन क्या होता है। अब इक्वेशन क्यों चाहिए? बोलोगे सर मैथ्स में भी इक्वेशन, इधर भी इक्वेशन। मैथ्स का इक्वेशन थोड़ा सा अलग है।
ये इक्वेशन थोड़ा सा अलग है। जैसे मैंने फोन लगाया, किसको? मम्मी को। बोला मम्मी चाय बनानी है। मम्मी बोली हाँ ठीक है। मम्मी बोले कि काम कर, बर्तन ले, पानी डाल, गैस पे रख, गरम कर, फिर चाय पत्ती डाल, ये कर वो कर। तो हम बोले मम्मी बस यार समझ में आ गया। तो यार अब इतना बड़ा प्रोसेस कौन पढ़ेगा? अपन साइंस वाले क्या है ना, हर चीज को सिंबल्स में लिखते हैं। तो किसी भी प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस? केमिकल प्रोसेस, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस भी हो सकता है बट हम लोग फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं? केमिकल की। तो केमिकल प्रोसेस को जब हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में शॉर्टकट्स में लिखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आप लोगों ने एट्थ में ऐसा पढ़ा होगा जैसे कि वाटर प्लस सॉल्ट, क्या हो गया? सॉल्ट वाटर, है ना? तो अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से कैसे लिखेंगे? H2O प्लस NaCl gives NaOH प्लस HCl। अब भाई साहब ये थोड़ा सा क्या है, इंटरेस्टिंग है। तो ये क्या है? केमिकल्स का नाम लिखा ना हमने, इसीलिए केमिकल इक्वेशन। केमिकल्स के नाम लिख के जो इक्वेशन बनाओगे दैट इज योर केमिकल इक्वेशन। अब सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसको लिखने का तरीका होता है। तरीका कैसे होता है देखो। चलो, तो हम लोग एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लिया जाए बताओ यार? चलो ये वाला ले लेते हैं, H2O प्लस NaCl। अब देखो, ये तो हमने केमिकल्स का नाम लिख दिया। अब केमिकल इक्वेशन इतनी अच्छी चीज है कि वो इक्वेशन देख के मुझे सब पता चल जाता है। जैसे मैंने पानी लिया, अब पानी कौन सा स्टेट में लोगे? लिक्विड में। NaCl मतलब सॉल्ट, कौन सा स्टेट में होगा? सॉलिड में। NaOH बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बना? सॉल्यूशन, एक्वस। अब HCl भी उसी के अंदर है, ये भी क्या है? एक्वस। अब बोलेगे सर ये नई चीज क्या बता रहे हो? एक्वस का मतलब क्या होता है कि हमने उसके अंदर पानी मिक्स कर दिया या तो पानी के अंदर बनी है, ठीक है। जैसे वाटर, वाटर लिक्विड में ही है भाई। अब NaCl का तो मैं सॉल्यूशन भी तो डाल सकता हूँ। तो अब NaCl का सॉल्यूशन मतलब क्या? मैंने नमक को पानी में घोल दिया। अब तुम ये नहीं बोलोगे सर नमक लिक्विड बन गया, वो नमक का पानी है, इसीलिए हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे? एक्वस। तो ये पानी के अंदर बन गया, इसलिए एक्वस। जैसे लैब में जाओगे तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आ गया, तो यार सॉल्यूशन है नहीं, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसको हमको पानी के अंदर मिक्स करना पड़ता है। इसीलिए बहुत जगह देखा होगा कॉपर सल्फेट में साइड में क्या लिखा होता है? AQ लिखा होता है। समझा? एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, अब जब जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमको ये ध्यान में रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितने भी एलिमेंट्स है सबका नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो पहले तो ये जान लो कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको बोला जाता है रिएक्टेंट। मतलब जिन केमिकल्स को हम आपस में मिक्स कर रहे हैं वो क्या है? रिएक्टेंट। एरो मतलब गिव्स, रिएक्टेंट से क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। तो जो राइट हैंड साइड में वो क्या हो गया? प्रोडक्ट। अब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के भी और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के भी, दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्यों सेम होने चाहिए? हमने एक लॉ पढ़ा है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो मास, जो नंबर की बात कर रहे हैं एक्चुअल में हम क्या देख रहे हैं? मास देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पानी 10 ग्राम लिया, NaCl नमक 1 ग्राम डाला, तब उस 1 ग्राम के अंदर कितने एटम्स हो देखा जाएगा। बट हम मास की बात कर रहे हैं, मास भी एक टाइप की क्या है? एनर्जी है, ठीक है। तो दोनों साइड चीजों को क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया सबको?
बंद कर। तो बच्चों, अब हम देखेंगे रिएक्शंस को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। देखो, रिएक्शन क्या होता है समझ में आ गया, इक्वेशन क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, जितने भी रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट कहाँ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में, ठीक है। दोनों के बीच में क्या आता है, एरो। अब अगर मान लो रिएक्शन को करने के लिए मुझे क्या देनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, एरो के ऊपर क्या लगा देंगे, ट्रायंगल। ये क्या डिनोट करता है कि हमने रिएक्शन में क्या दिए, हीट दिए, ठीक है। अब रिएक्टेंट अगर ज्यादा है तो प्लस लगेगा, प्रोडक्ट ज्यादा है तो भी वहां पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा, ठीक है। सबका स्टेट लिखना होता है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, ठीक है। रिएक्शंस के अंदर दो टाइप के एरो होते हैं, एक होता है ऐसा अपवर्ड एरो, एक होता है ऐसा डाउनवर्ड एरो। अपवर्ड एरो किसके लिए लगेगा, देख के क्या लग रहा है, गैस, भाई हवा में ऊपर कौन जाएगा, गैस। तो गैस के लिए हमेशा क्या लगेगा, अपवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो किसके लिए लगेगा, पीपीटी, प्रेसिपिटेट। ये पावर पॉइंट वाली पीपीटी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर, पानी के अंदर मिक्स नहीं हो रहा। तुम जब स्कूल कॉलेज में रिएक्शंस करोगे ना, तो बहुत बार ऐसा होगा कि रिएक्शन स्टार्टिंग में ट्रांसपेरेंट था, बट एक आध केमिकल मिक्स करने के बाद उसमें कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आर पार देखना पॉसिबल नहीं है। तो उस केसेस में हम उसको क्या बोलते हैं कि इसके अंदर क्या बन गया है, प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट हमेशा कहाँ बैठता है, नीचे। बारिश के टाइम देखो पानी के साथ गंदा सा आता है थोड़ा सा, कुछ टाइम बाद सारी मिट्टी कहाँ बैठ जाती है, नीचे। तो उसको क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब सारे एटम्स के नंबर सेम होने चाहिए, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। इसमें एक चीज है जिस चीज को बोला जाता है कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। भैया हम तो इसको बोलते हैं आग लगाने वाला। क्या बोलते हैं, आग लगाने वाला। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये थर्ड पर्सन है। क्या है ये, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है, मतलब क्या हो रहा है कि कोई रिएक्शन है, ठीक है। अब मुझे रिएक्शन को फास्ट करना है। तब रिएक्शन को फास्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा सब्सटेंस उसके अंदर डालूंगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा, बट उसके वहां पे जाने की वजह से रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारे स्कूल के टीचर है ना, घर वाले तुमसे परेशान कि यार ये तो होमवर्क ही नहीं करता, होमवर्क ही नहीं करता, होमवर्क ही नहीं करता। एक दिन तुम्हारे टीचर को बुला लिया घर पे। अब जिस दिन टीचर घर पे आया उस दिन तुम घर के अंदर, कमरे के अंदर। घर वाले क्या चाहते हैं, तुम्हारा होमवर्क जल्दी हो। तो होमवर्क जल्दी होना क्या हो गया, रिएक्शन। लेकिन यार तुम अभी 2 पेज का होमवर्क भी 3-3 4-4 घंटा लगा दे रहे हो। सर आ गए चाय पीने घर पे, सर ने तुमसे कुछ कहा, नहीं। सर तुमसे मिले, नहीं। बट जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ योर सर, मतलब सर के प्रेजेंस की वजह से तुम्हारी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो सर ने क्या किया, रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दी। तो सर क्या हो गए, कैटलिस्ट। समझा कैटलिस्ट क्या होता है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये बस जाएगा, जितना तुमने डाला था उतना वापस बाहर आ जाएगा। इसकी वजह से सिर्फ क्या होती है, स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। समझा इतना। अब इस चैप्टर का सबसे मुश्किल काम, बच्चों का बहुत टफ लगता है, सर इक्वेशन बैलेंस कैसा करें। एकदम सिंपल है भाई, देखो तुमको सिखाता हूं मैं। ऊपर इक्वेशन दिख रहा है सबको, ये वाला। तो देखो, इसकी ना कुछ ट्रिक्स होती है। ट्रिक्स हमेशा ध्यान रखना कि हमें सबसे पहले मेटल्स को सेम करना है। सबसे पहले किसको पकड़ेंगे अपन, मेटल को। उसके बाद किसको पकड़ोगे, नॉन मेटल को। फिर पकड़ोगे ऑक्सीजन को, फिर पकड़ोगे हाइड्रोजन को। समझे, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, मेटल। अभी मैं तुमको शॉर्टकट में करके दिखाता हूँ, देखो। इधर मेटल कौन है, सोडियम। इधर मेटल कौन है, सोडियम। रिएक्टेंट में कितने मेटल हैं,
दो, इधर कितना है, एक, तो भैया पहला ये सेम कर लो। कर दिया मैंने सेम। अब अब किसका नंबर लगा, नॉन मेटल का। आप बोलोगे सर ये भी तो नॉन मेटल है, भैया इसका नंबर लास्ट में लगेगा, इसको छोड़ के जो बचा उसको पकड़ो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन लास्ट में देखेंगे, हाइड्रोजन लास्ट में देखेंगे, ऑक्सीजन लास्ट में देखेंगे, बचा कौन, सल्फर। कितना सल्फर है, एक। इधर कितना है, एक, मतलब सल्फर सेम है। अब पकड़ो किसको, ऑक्सीजन को। यहाँ पे टू लिखा हुआ है और यहाँ पे ओ है, मतलब दो ऑक्सीजन, O4, 2 + 4 6, कितना ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन। अब यहाँ देखो, फोर एक ही है, कितना हुआ, 5। क्या करता हूँ, टू का मल्टीप्लाई मार दो, तो अब कितना हो गया, दो ऑक्सीजन इधर, चार ऑक्सीजन इधर, कितने हो गए, 6। यहाँ पे भी कितने थे, 4, और ये दो कितने हो गए, 6। हाइड्रोजन चेक करो, टू टू जा 4, कितना है, 4। यहाँ पे देखो, टू, टू, कितना हो गए, 4, हो गया बैलेंस। कुछ करना पड़ा क्या, नहीं, सिर्फ मेथड ध्यान में रखो। सबसे पहले किसको पकड़ने का, मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को पकड़ो, और इसको आगे पीछे करोगे चलेगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर दोनों हमेशा तुमको साथ में मिलेंगे। समझ में आया। अब पेपर में कैसा लिखने का, पेपर में लिखने का एकदम सिंपल तरीका। सिंपल तरीका क्या है, एक जगह लिखने का एलिमेंट, फिर लिखने का रिएक्टेंट, फिर लिखोगे प्रोडक्ट। अब क्या क्या है, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट में सोडियम कितना था, अपन ये हटा देते हैं और कंफ्यूजन आ जाएगा। चलो रिएक्टेंट में कितना, एक, प्रोडक्ट में कितना, दो, ऑक्सीजन इधर कितना है, 5, प्रोडक्ट में कितना है, 5। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना है, 3, इधर कितना है, 2, सल्फर इधर भी एक, इधर भी एक, ठीक है। तो अपन ने क्या ट्रिक पढ़ी, सबसे पहले किसको पकड़ने का, इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नया रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, ये है स्टेप 1। मैं लिखूंगा अब नया रिएक्शन, ठीक है। क्या करना है मुझे, सोडियम को सेम करना है, तो मैं रिएक्टेंट में जहां पे सोडियम है वहां पे किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 का। कर दिया, तो लिखो 2NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2O। अब देखो मेरे पास जगह थोड़ी कम है, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा। एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, क्या क्या है, NaOH। अब देखो कितना हो गया, दो दो सेम, ठीक है। ऑक्सीजन का अमाउंट बदल गया क्या, देखो 2, 4, कितना हुआ, 6। यहाँ पे अभी भी कितना, 4 और एक, 5। हाइड्रोजन देखो, 2, 2 कितना है, 4, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना है, सिर्फ 2। ये अभी भी एक है और अभी भी एक है। अब सिर्फ क्या प्रॉब्लम है मेरे पास, ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब नंबर लगाओ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कहाँ पे है देखो, एक तो इधर है और एक इधर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करने जाऊंगा तो भाई पूरा हिल जाएगा, सल्फर भी चेंज हो जाएगा, सब बदल जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, सिर्फ इसको टारगेट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, अपन इसको टारगेट करता हूँ। मैं क्या करूंगा, H2O में 2 का क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। तो देखो जरा इक्वेशन क्या बनेगा, 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स क्या मिलेगा, Na2SO4 प्लस 2H2O। हो गया, वापस लिखो, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। मैंने शॉर्टकट में लिखा यार, हाँ, क्योंकि थोड़ा जगह कम है अपने पास इसलिए। अब वापस एलिमेंट में सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। सोडियम कितना भाई, दो दो, ऑक्सीजन काउंट कर, 2, 4, कितना, 6, 4, और ये दो, कितना हो गया, 6। हाइड्रोजन काउंट कर, दो दो, 4, 2 2 जा 4। हो गया भाई बैलेंस, कोई दिक्कत,
है इसी, सिर्फ एक ही फंडा, सबसे पहले किसको पकड़ने का, मेटल को, फिर नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। समझ गए सब लोग, ठीक है, इजी है सबके लिए। तो इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। सिंपल, रिएक्शन लिखो, क्या क्या अवेलेबल है वो लिखो, फिर जहाँ चेंज करना है वहां चेंज करके रिएक्शन लिखो, फिर क्या चेंज आ गया वो लिखो, फिर क्या चेंज करना है मल्टीप्लाई करो, फिर क्या चेंज आ गया वो लिखो। समझ में आया? स्टेप्स याद हैं सबको, ध्यान में रहेंगे। सबसे पहले क्या चेंज करेंगे, मेटल, फिर किसको पकड़ेंगे, नॉन मेटल, फिर किसका नंबर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। समझ में आया? आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो लगभग चैप्टर का जो मेन टॉपिक था वो तो अपन ने कवर कर लिया। अब इसके अंदर और बचा क्या, इस चैप्टर के अंदर बचे हैं भी टाइप्स, रिएक्शन के टाइप्स। ठीक है, तो जो रिएक्शन के टाइप्स हैं, उस रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है, जैसा मैं ओरली बता देता हूँ शॉर्टकट में। कंपोजिशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है। आज का दिन इतना सब कवर करके लो, कल अपन नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड चैप्टर ये पूरा क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, नोट्स वगैरह सब बना के लो प्रॉपर अच्छे से। ओके, थैंक यू।